हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एडुरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज, और इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं आज का इतिहास, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटनाएं घटित हुई थी, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम कवर करते हैं और उससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कवर करते हैं। हमारी ये जो कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस YouTube चैनल एडुरोही ऑफिशियल पर। जैसे कि आपको पता है, 4 और 5 तारीख को कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। इसी वजह से आज की इस कक्षा में हम 3 दिन का करंट अफेयर्स कवर करेंगे और 3 दिन की ऐतिहासिक घटनाएं कवर करेंगे। तो जितनी भी क्लासेस आज तक आपकी हुई हैं वो सारी की सारी पीडीएफ के फॉर्मेट के रूप में आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी हैं। वहां पर आपको पीडीएफ के साथ में एक क्वेश्चन डेली मिलता है, और साथ में आपको ये तो क्वेश्चन कवर करना ही है। जब आप YouTube पे जाएंगे ना, तो YouTube पे एक ऑप्शन होता है कम्युनिटी का। जब आप कम्युनिटी पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। वहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करवा रखी है आप सभी को। अब चलते हैं हम हमारी इस कक्षा के भाग नंबर पहले पर, यानी कि आपका फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। तो 3 दिन का ये करंट अफेयर्स हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए जी, पहली न्यूज हम देखते हैं। इलीगल माइनिंग इन द अरावली रेंज मस्ट स्टॉप, सेज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अरावली रेंज है इसमें जो भी अवैध खनन हो रहा है उसे बंद कर देना चाहिए। अरावली इज अ नेचुरल बैरियर, ये एक प्राकृतिक बैरियर है। अगर हमने इस अरावली को खो दिया, वी इनवाइट द एरिड ड्राई क्लाइमेट टू इंटर फ्रॉम अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अगर हमने इसे खो दिया तो हमारे भारत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से शुष्क जलवायु यहां पर आएगी, जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। द कोर्ट्स एमिकस क्यूरेन सेड, ठीक है। तो जो अदालत के न्याय मित्र हैं उन्होंने ये बात कही थी। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे ओरली सेड इलीगल माइनिंग इन द अरावली रेंज इन राजस्थान मस्ट स्टॉप। तो आपको पता है अरावली रेंज जो है वो राजस्थान में है। उस अरावली रेंज में हो रहे अवैध खनन को रोकना चाहिए, ये मौखिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। इलीगल माइनिंग इन अरावली हैज टू स्टॉप। और साथ में इन्होंने कहा, व्हाट एक्शन हैव यू टेकन अगेंस्ट इलीगल माइनिंग एंड ऑफिशियल हु आर परमिटिंग दिस एक्टिविटी। जैसे कि वहां पर अवैध खनन हो रहा है, उस अवैध खनन के लिए जिन अधिकारियों ने परमिट दिया है, यानी कि जिन्होंने उसको एक आज्ञा दी है, क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है क्या, ठीक है ना। और ये किसकी बेंच थी वहां पर, जस्टिस बी आर गवई हेड कर रहे थे उस स्पेशल बेंच को जिन्होंने ये निर्णय लिया। उनके साथ में जस्टिस थे एएस ओका, और साथ में कौन है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें ये बातें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अरावली रेंज जो है वो हमारे भारत में जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन सब में से सबसे प्राचीनतम है। यानी कि आप ये कह सकते हैं, ये अगर बोल सकती तो हमारी जो भारत में किस प्रकार की एक श्रृंखलाएं विकसित हुई उन सब के बारे में ये कहानी सुना देती है आपको, ठीक है। इतनी पुरानी है। हमारे भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला का नाम आए तो आप लिख देना अरावली पर्वत श्रृंखला का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, अब आप इसके बारे में बताएंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको वो टिक करना है जो कथन गलत है, ठीक है ना, सही ऑप्शन टिक नहीं करना। अब पहले पॉइंट को देखो, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और जो कि कहां पर है, माउंट आबू में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो ये तो पॉइंट क्या है, ठीक लिखा हुआ है, तो हमें ये टिक नहीं करना।
दूसरा पॉइंट देख लीजिए, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट देखें तो यहां पर लिखा हुआ है अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। ये कथन गलत लिखा हुआ है तो आपको यही टिक कर देना है। कैम्ब्रियन युग में अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण नहीं हुआ था, तो फिर कौन से युग में हुआ था? तो नाम आता है प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक युग में अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था, ना कि कैम्ब्रियन युग में। तो ये पॉइंट आपका गलत लिखा हुआ है और हमें गलत ही टिक करना था, यानी इसे ही टिक कर देंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो अब जिन्होंने सी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। थोड़ा सा मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। ये हमारा प्यारा भारत है और इस भारत के मैप में आप देख पा रहे होंगे कई पर्वत श्रृंखलाएं आपको दिखाई दे रही हैं। ये मैप मैंने मैप ऑफ इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है। जब हम बात करते हैं इस अरावली पर्वत श्रृंखला की, तो यहां पर आप देखिए ये जो नाम लिखा हुआ है ये क्या है? ये अरावली पर्वत श्रृंखला ही है, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। तो जैसे इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आप ऐसे मान के चलो, इस तरह से ये आपकी होती है पूर्व, ये पश्चिम और ये उत्तर और ये दक्षिण। तो इसकी जब डायरेक्शन आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो इसी तरीके से है ना इसकी डायरेक्शन। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। तो यहां पर देख लीजिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है, आपका बी पॉइंट पूछा हुआ था उसमें, तो यानी कि ये तो पॉइंट ठीक था। तो इस प्रकार से आपको ये बिंदु भी ध्यान में रखना है। सबसे प्राचीनतम श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया ना, बहुत ही बढ़िया, अच्छे से आपको याद रखना है। इन्वायरमेंट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये हमारे लिए, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बडगाम यूथ हेल्ड was planning to join ISIS inspired टेरर ग्रुप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है उन्होंने बडगांव के एक व्यक्ति को पकड़ लिया जो ISIS से प्रेरित आतंकी समूह में शामिल होने की योजना बना रहा था। The police said it has received an input that terrorist outfit अंसार गजवात उल हिंद, आपको पता है उनको ये इनपुट मिली थी कि आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद जो कि एक ISIS की एक शाखा है, उसी की शाखा के जो लोग हैं वो वहां पर आतंकवाद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने कैडर्स को वो पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। और अभी संज्ञान ले चुकी है वहां की जम्मू कश्मीर की पुलिस। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ऑन थर्सडे सेड it arrested a local youth from Budgaon who was about to join terrorist ranks on motivation of some Pakistani based terrorist handlers। तो आपको पता है पाकिस्तान से ये बार बार प्रयास किया जाता है और किस प्रकार से वो हमारे यहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियां करते हुए दिखाई देते हैं। तो पाकिस्तानी आतंकी आकाओं की प्रेरणा पर ये आतंकवादी रैंक में शामिल होने वाला था व्यक्ति, इसी वजह से इसको पहले ही पकड़ लिया और ये बहुत अच्छा कदम रहा। बड़गांव का जो व्यक्ति है उसका नाम है वसीम अहमद शेख, ठीक है ना। मूल रूप से कहां का है ये? तो आप कह सकते हैं फ्रॉम बीरवाहा बड़गांव। तो इसको ये पकड़ लिया गया है। अब थोड़ा सा आप जम्मू कश्मीर के बारे में बताएंगे। जम्मू कश्मीर हमारा अब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये राज्य हुआ करता था। अब इसकी जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान हर बार यहाँ पर कोई ना कोई ऊट पटांग हरकत करता ही रहता है, जिसका एक नमूना आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो अपनी ब्रांच भी यहाँ पर क्या है पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को बच्चों को बरगला रहे हैं। अब इसी जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बताना है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है।
तो आपको सही कथन बताना है, जल्दी से बताएंगे आप सभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस जम्मू कश्मीर की शुरुआत के बारे में। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तब सभी रियासतों को कहा गया कि आप इस भारत में विलय कर लीजिए। तो उसमें मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जब हम बात करते हैं 26 अक्टूबर 1947 की, 26 अक्टूबर 1947 को उस समय कश्मीर के इतिहास के राजा हुआ करते थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ कश्मीर के भारत में विलय पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो यही हस्ताक्षर करने के बाद यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान ने सोचा कि ये तो हमारे हाथ से निकल गया। फिर वहां से उन्होंने कभी यहाँ पर दंगे करने शुरू कर दिए, कभी यहाँ पर लड़ाई करनी शुरू कर दी, कभी यहाँ की युवाओं को बरगलाना शुरू कर दिया, कभी आतंकवादी भेजने शुरू कर दिए। तो तीसरा पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। फिर क्या हुआ था, फिर इसमें थोड़ा सा हमें और परिवर्तन जैसे देखने को मिला कि भारत के राष्ट्रपति थे अभी पिछले साल नहीं कहेंगे, पिछले टर्नओवर में कहेंगे, क्योंकि 2022 में 25 जुलाई को तो अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली थी। उससे पहले रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे। जब वो राष्ट्रपति थे तो उनके समय में 5 अगस्त 2019 को एक संवैधानिक आदेश जारी किया गया, जिसमें 1954 के राष्ट्रपति के आदेश का अधिक्रमण करते हुए भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर पर लागू कर दिया गया। यानी कि एक समय ऐसा था जब जम्मू कश्मीर के पास अपना ध्वज था और हमारे जो भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। तो रामनाथ कोविंद जब हमारे राष्ट्रपति थे, उनके समय में 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक आदेश के तहत हमारे भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को वहां पर लागू कर दिया, ठीक है ना, लागू कर दिया गया। तो फिर जैसे हम बात करते हैं इस सेकंड पॉइंट के बारे में, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। एक तो बना जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख। यानी कि जो 3 बिंदु लिखे हुए हैं, तीनों के तीनों ही ठीक है। यानी जिन्होंने डी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ऑल ऑफ द अबो, उपरोक्त सभी ठीक रहेंगे आपके। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है हमारा प्यारा भारत, और जैसे आपको पता है यहाँ पर ये मैप आप देख रहे होंगे, ये जम्मू कश्मीर का है। और इधर देख लीजिए, ये आपका 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर बन गया, और इधर का जो एरिया है वो क्या बन गया, वो लद्दाख बन गया। पहले इन दोनों को मिलाकर अगर देखते थे तो हम कहते थे ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर राज्य है, भारतीय राज्य है। लेकिन वर्तमान में अब ये क्या है, 2 अलग अलग यूटी हैं, 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है। थोड़ा सा इसको जूम करने का प्रयास किया है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है गिलगिट। ये जो गिलगिट क्षेत्र है, यहाँ पर अभी किसका कब्जा है, तो पाकिस्तान का कब्जा है। इस क्षेत्र को हम पीओके का नाम देते हैं, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो अभी पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। भारत की तरफ से हमेशा प्रयास रहता है कि कभी न कहीं हम इस पीओके को वापस अपने भारत में मिला लेंगे, ठीक है। तो ये जो कारगिल है, वो जहां पे लड़ाई हुई थी 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें भारत की इसमें जीत हो गई थी, ठीक है। अब ये जम्मू है और ये ले, जो ले है वो लद्दाख यूटी की अब राजधानी है। जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर, और आप कह सकते हैं कश्मीर घाटी, ये अपने जम्मू कश्मीर का पार्ट है। यहां पर थोड़ा सा और विस्तार देने का प्रयास किया है मैंने आपको। ये जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का नक्शा है। यहां पर आप डिस्ट्रिक्ट भी देख पा रहे होंगे, थोड़े थोड़े, है ना। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। अब आप ये बताइए कि आतंकवाद विरोधी जो दिवस मनाया जाता है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है, वो कब मनाया जाता है, जल्दी से बताएंगे। आतंकवाद विरोधी दिवस, जल्दी से बताएं। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन डी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 29 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, ताकि
लोगों को इस बात का संदेश दिया जाए कि उन्हें आतंकवाद का विरोध करना है, आतंकवाद के प्रति थोड़ा जागरूक रहें, समाज में शांति जरूरी है, ना कि उग्रवादी गतिविधियां अच्छी नहीं होती हैं समाज के लिए। ठीक है ना? सॉरी, इसमें 29 नहीं 21 लिखेंगे हम, सॉरी फॉर दैट। एक सेकेंड, जिन्होंने इसमें 21 लिखा होगा ना उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, सी ऑप्शन जो है वो ठीक रहेगा। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस की शुरुआत कब की गई थी। तो जब हमारे एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे श्री राजीव गांधी जी, जब उनकी हत्या कर दी गई, उनकी हत्या के बाद में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। ठीक है, इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में या फिर अन्य जो सार्वजनिक संस्थान होते हैं वहां पर आतंकवाद विरोधी शपथ भी ली जाती है। तो ये जब राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी उसके बाद में ये दिवस मनाया जाने लगा हमारे भारत में। 21 मई आपको ध्यान में रखना है। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। अब जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी, इसमें क्या कहा कि ये देखिए, मैप को देखने का प्रयास करेंगे। पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या है, अभी अपनी आतंकवादी गतिविधियों को फिर से पुनर्जागृत करने का प्रयास किया है। इसी के तहत एक व्यक्ति को पकड़ भी लिया गया है। ठीक है, और पाकिस्तान जो है इस पीओके से भी आगे बढ़ना चाहता है, और हम हमारी तरफ से क्या कहते हैं कि हम पीओके को वापस लेंगे, और बशर्ते बिल्कुल लेंगे। इसी बीच में कल ही जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक बयान दिया, और वो एक साक्षात्कार में बता रहे थे पीटीआई को कि पीओके जो है उसे जबरदस्ती छीनने की हमें आवश्यकता नहीं है। वहां के जो लोग रह रहे हैं ना, वो खुद हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि वो खुद चाहते हैं कि वो भारत का हिस्सा बने। ऐसा कहा हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। Mr. Singh also said that India has been developing infrastructure along the frontiers with China at rapid speed. इन्होंने कहा है कि जो चाइना के साथ जो लगता हुआ हमारा एरिया है, जिसे हम जम्मू कश्मीर कहते हैं, जिसे हम लद्दाख कहते हैं, जो हमारे भारत के पास है, यानी कि उस पर किसी का कब्जा नहीं है, वहां पर बुनियादी ढांचे का बड़े ही तेजी के साथ विकास हो रहा है। और जब इस विकास को वो लोग देखेंगे जो अभी पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में रह रहे हैं, तो उनको आभास होगा और वो चाहेंगे कि भारत का हम हिस्सा बनेंगे। और इन्होंने कहा कि हम कभी भी इस बात से इनकार नहीं करते कि वो हमारा हिस्सा नहीं है, वो हमेशा हमारा था, हमारा ही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि हम उस पर जबरदस्ती कब्जा करेंगे, वो अपने आप यहाँ पर क्या है, शामिल हो जाएंगे। तो चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब जैसे बात करते हैं तीसरी न्यूज के बारे में। यहाँ पर आपको पता है गाजा में काफी दिन से युद्ध चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का। इसी बीच में एक खबर ये आई है कि जो टर्की है उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इजराइल के साथ में व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। वो व्यापार पर क्या है, प्रतिबंध लगाते हुए आगे का निर्णय करना चाहते हैं। टर्की halts trade with Israel over Gaza humanitarian crisis. Turkey halts all imports and exports with Israel due to Gaza humanitarian crisis, escalating tensions between two nations. तो दो देशों के बीच में ये संकट बना हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए तुर्की ने इजराइल के साथ ना तो आयात करना अब शुरू किया है, ना ही निर्यात करना, यानी कि आयात और निर्यात दोनों ही उन्होंने क्या है, रोक दिए हैं। जब तक यहाँ पर ये तनाव ठंडा नहीं हो जाता तब तक ये ऐसे ही रहेंगे। तो गाजा मानवीय संकट बड़े लंबे समय से चल रहा है, आपको पता ही है इसमें। तो देखते हैं कब तक ये चलेगा। तो इसके बारे में तो हम खबर हमेशा कवर करते ही हैं और क्वेश्चन भी बना बना कर आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है आपका इजराइल का एरिया। ठीक है, जैसे हम टर्की की बात करते हैं तो ये रहा टर्की। तो इस टर्की का इनके साथ क्या है, व्यापार हुआ करता था, अब इन्होंने व्यापार करना अभी बंद कर दिया। तो थोड़ा सा आप बताएंगे, ये 4 राष्ट्रीय ध्वज आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि जो टर्की है जिसे हम तुर्की बोल देते हैं, उस तुर्की का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है।
जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे इनमें से कौन सा है। जल्दी, जिन्होंने इसमें ऑप्शन मान के चलो ये टिक किया होगा ना, ये ऑप्शन 1 मान लीजिए, ये आप ऑप्शन 2 मान लीजिए, और ये थर्ड मान लीजिए, और ये आप फोर्थ मान लीजिए। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन ए टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है चांद और तारे के साथ, यही है तुर्की का राष्ट्रीय ध्वज। और तुर्की की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे अंकारा वहां की राजधानी है। और ये जो अंकारा है वो तुर्की के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। अंकारा को पहले एनसीरा के नाम से भी जाना जाता था, एनसीरा, या फिर कई बार आपको पढ़ने को मिला होगा अंगोरा। तो ये जो अंगोरा है वो इसी अंकारा के ही पुराने नाम है। यह काला सागर से लगभग 125 मील की दूरी पर आपको मिलेगा। और अंकारा कम से कम पाषाण युग से बसा हुआ है, ठीक है, स्टोन एज, जब से मानव ने पत्थरों से इंस्ट्रूमेंट बनाना शुरू किया था उसी टाइम का है ये अंकारा क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन अगर देखें तो ये कहां का राष्ट्रीय ध्वज है, तो आप कहेंगे ये ईरान का राष्ट्रीय ध्वज है। ईरान की वर्तमान में राजधानी क्या है, तेहरान है। जब हम बात कर रहे होते हैं ये किसका मैप है, तो आप कहेंगे ये इजराइल का मैप है। और इजराइल का मैप नहीं बोलेंगे, इजराइल का ये राष्ट्रीय ध्वज है। इजराइल की राजधानी का क्या नाम है, तो राजधानी का नाम आप बताएंगे तो नाम आता है यरूशलेम का, या फिर कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा जेरूसलेम। तो ये नाम ही क्या है, अंतर है बस, बाकी नाम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में तो आप वाकिफ होंगे। ये कहां का राष्ट्रीय ध्वज है, किस देश का है, तो ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज है। और इस पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है, इस्लामाबाद, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत बढ़िया बताया है सभी ने, अति उत्तम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। वॉल स्ट्रीट जर्नल मूव्स एशिया हेडक्वार्टर्स फ्रॉम हांगकांग टू सिंगापुर, लेज ऑफ इमिनेंट। तो आपको पता है जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका का जो विश्व स्तरीय एक जर्नल है, अखबार है, उसका नाम है वॉल स्ट्रीट जर्नल। इस वॉल स्ट्रीट के पूरे विश्व में अलग अलग हेडक्वार्टर्स बनाए गए हैं। इसी प्रकार एशिया में जो हेडक्वार्टर्स था इनका, वो पहले हांगकांग में था। अब उसे हांगकांग से शिफ्ट करते हुए वो कहां ले गए हैं, सिंगापुर में ले गए हैं। सिंगापुर एक अलग देश है और इस सिंगापुर की राजधानी जो है वो कौन सी है, सिंगापुर सिटी। तो इस प्रकार से इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन किया है। पहले जब हम बात करते हैं इनका कहां पे था हेडक्वार्टर एशिया का, हांगकांग में। और ये जो हांगकांग है वो चाइनीज फाइनेंशियल हब है ये हांगकांग। तो वहां से इन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया है, देखते हैं। और जैसे थोड़ा सा इसमें अंतर अगर हम देखें, हांगकांग कहां से कहां है, पहले इसका आप देख लीजिए फ्रंट। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का फ्रंट पेज है। जिस प्रकार हम हमारे यहाँ पर द हिंदू की बात करते हैं और आपकी जो ये न्यूज है वो लगभग द हिंदू से ही उठाई होती है, उसी प्रकार उनका ये न्यूज़पेपर है। उसमें क्या है, यहाँ पर देखिए CAC और स्टॉक एक्सचेंज कितना रहा, सारी की सारी इन्होंने क्या है अपडेट कर रखी होती हैं। हर दिन इनका जो अखबार है वो ये अपडेट करता है। विश्व स्तरीय सूचनाएं अगर आपको अमेरिकी लैंग्वेज में देखनी है, अमेरिकी इंग्लिश में, तो वहां पर मिल जाएगी। हांगकांग की बात करते हैं तो ये रहा हांगकांग। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है, चाइना का ये फाइनेंशियल हब है। और इन्होंने यानी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपना ये बदल लिया है, कहां पे चले गए हैं, ये सिंगापुर में चले गए हैं। तो सिंगापुर में भी सीधी फ्लाइट आती है, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट बना हुआ है वहां पर। तो इसका टोटल डिस्टेंस 3 घंटे 45 मिनट का है, वो हमें याद नहीं रखना है, बस वैसे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ये जो सिंगापुर है ना, ये सिंगापुर कहाँ है, तो आप कहेंगे जैसे बात करते हैं मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, ये सभी देश आसियान के सदस्य देश हैं। आसियान, आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है ना। तो उस संगठन का ये सदस्य देश है। और आसियान की स्थापना 1967 के आसपास हुई थी, आपको पता ही है। इस आसियान का मुख्य उद्देश्य जो आपका हेडक्वार्टर बना हुआ है वो तो आपका फिलीपींस में बना हुआ है, सॉरी कहां बना हुआ है, ये जकार्ता में बना हुआ है, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है।
तो उसका ये सदस्य देश है। चलिए बहुत बढ़िया। अब अमेरिका के बारे में बात हो रही थी, तो थोड़ा सा अमेरिका के बारे में आप बता भी दीजिए कि हमने भारतीय संविधान में कौन सी अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उठाई है। तो चलिए जी बताने का प्रयास करेंगे, इनमें से कौन सा आपका जो पॉइंट है वो ठीक रहेगा। मौलिक अधिकारों की अवधारणा, कानून के समक्ष जो शासन की अवधारणा है वो, या फिर केंद्र शासीय राज्य संबंधी अवधारणा, या फिर नीति निर्देशक। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा मौलिक अधिकारों की अवधारणा, उनका ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मौलिक अधिकारों की अवधारणा को हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, बिल्कुल ठीक बात है ये। कानून के शासन की अवधारणा जो है वो हमने कहां से उठाई है, तो आप कहेंगे ये हमने इंग्लैंड के संविधान से ली है अवधारणा। इंग्लैंड के संविधान में क्या लिखा हुआ है, विधि का शासन यानी कि कानून का शासन। केंद्र राज्य संबंधों की अवधारणा हमने कहां से ली है, तो आप कहेंगे ये हमने कनाडा के संविधान से ली है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कहें तो ये कौन से संविधान पर आधारित है, तो आप कहेंगे ये आयरलैंड के संविधान से हमने अवधारणा ली है। तो इस प्रकार हमारा जो संविधान है वो आप कह सकते हैं सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है। हमारा लोकतंत्र पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब एक और न्यूज कवर कर लेते हैं। नाडा इंडिया ऑर्गेनाइज प्ले ट्रू कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट क्लीन स्पोर्ट्स। तो जब हम नाडा की बात करते हैं तो नाडा एक संगठन है जो स्पोर्ट्स से संबंधित है। इसने एक कार्यक्रम आयोजित करवाया, प्ले ट्रू कैंपेन, यानी कि अच्छा खेलो सच्चा खेलो, ताकि जो स्पोर्ट्स है उसमें थोड़ी सी क्लीननेस हमें दिखाई दे। इसका नाम क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इस डोपिंग एजेंसी ने ये प्ले ट्रू कैंपेन शुरू किया ताकि लोगों को जागरूक करें, लोग जो हैं वो इसमें बेहतरीन तरीके से हिस्सा लें, किसी प्रकार की कोई भी क्या है इलीगल इसमें हरकत ना करते हुए वो एक अच्छा स्पोर्ट्स खेलें। तो ये कैंपेन जो है वो इनके द्वारा ये किया गया। जैसे हम बात करते हैं हमारे भारतीय स्तर की, तो भारत के स्तर पर इसका नाम क्या है, उसे कहते हैं हम नाडा। उसी प्रकार जब विश्व की बात करते हैं तो विश्व में इसका नाम क्या है, वाडा। वाडा की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड एंटी डंपिंग एजेंसी। ठीक है। तो जब भी कोई भी आप कह सकते हैं विश्व स्तरीय खेल होना होता है या फिर राष्ट्रीय स्तर खेल होना होता है, उससे पहले टेस्टिंग की जाती है जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो यही क्वालिफाई करते हैं कि हाँ कोई व्यक्ति खेलेगा या फिर उसमें नहीं खेलेगा। तो आप इसके बारे में क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा का गठन कब किया गया, नाडा का गठन कब हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं हम राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। तो इनका जो गठन है वो 24 नवंबर 2005 को किया गया था। इसकी स्थापना आप कहें तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी। ठीक है, एक सोसाइटी के रूप में ही विकसित किया गया था। इसी को ही ध्यान में रखते हुए एक नई न्यूज जो हमें कल ही देखने को मिली, इसमें क्या है, ये है बजरंग पूनिया से संबंधित। बजरंग पूनिया के बारे में आपने बखूबी देखा होगा, सुना होगा। ये है बजरंग पूनिया। इन्होंने कहा है कि मैंने कभी भी मेरा सैंपल देने से इनकार नहीं किया, फिर भी नाडा जो है वो इन्हें सस्पेंड करने जा रहा है। अभी आपको पता है पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं, तो पेरिस में ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए नाडा ने इन्हें क्या है रेस से बाहर करने का निर्णय लिया है। हो सकता है इनको पेरिस ओलंपिक में ना खेलने दिया जाए। तो इसी वजह से इन्होंने कहा कि मैंने तो कभी इनकार नहीं किया ही नहीं था कि मेरी टेस्टिंग वो ना करें। तो इनकी तरफ से क्या बोला गया है कि जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे तो ये चले गए थे वहां से, वॉकड ऑफ द वेन्यू विदाउट प्रोवाइडिंग हिज यूरिन सैंपल आफ्टर लूजिंग द बीट। तो जो मैच हो रहा था उस मैच में ये हार गए थे। हारने के बाद इन्होंने अपना यूरिन का सैंपल नहीं दिया था और ये चले गए थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा वैसे मैंने तो कभी मना किया ही नहीं। तो इसमें अब देखते हैं क्या होता है, क्या ये उसमें हिस्सा ले पाते हैं या नहीं।
अब एक नई न्यूज जो हम देखते हैं ये पीआईबी के द्वारा प्रकाशित की गई है, और किसके मंत्रालय के अधीन ये न्यूज है, तो आप कहेंगे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। भारत और नाइजीरिया के बीच में संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र अंबुजा में आयोजित किया गया, और ये अंबुजा जो है वो क्या है, तो वो नाइजीरिया की राजधानी है। तो इन दोनों के बीच में व्यापार होता रहेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहेगा। संयुक्त रूप से व्यापार को हम बेहतरीन तरीके से अपनाने का प्रयास करेंगे। इससे संबंधित समिति का आयोजन यानी कि गठन किया गया, और फिर इन्होंने एक आयोजन का क्या किया, अनावरण किया। कहाँ की राजधानी में, नाइजीरिया की राजधानी में। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री अमरदीप सिंह भाटिया के नेतृत्व में भारत से 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल नाइजीरिया संघीय गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त श्री बाला सुब्रमण्यम और वाणिज्य विभाग की आर्थिक सलाहकार सुश्री प्रिया पी नायर ने ये क्या किया, नाइजीरियन समकक्षों के साथ एक संयुक्त व्यापार समिति की बैठक की, और ये समिति 29 तारीख से लेकर 30 तारीख तक चली। पिछले ही महीने की बात है ये। जेटीसी की सह अध्यक्षता नाइजीरिया के संघीय उद्योग व्यापार और निवेश मंत्रालय के स्थायी सचिव कर रहे थे, जिनका नाम है नूरा अब्बा रिमी। उनके जो और साथ में वो अतिरिक्त सचिव भी वहां पर ये रहे। तो आयात निर्यात जो है उनको बातें ध्यान में रखते हुए इस पर बातचीत की गई, और बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इन सब के अधिकारी भी वहां पर क्या है, शामिल रहे इसमें। ठीक है, और सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण वातावरण बना रहे भविष्य के लिए। जितने भी लंबित मुद्दे हैं उनका समाधान हो जाए, व्यापार को और बेहतरीन तरीके से हम बढ़ावा दें, और साथ में क्या है, निवेश भी यहाँ पर वो करें। इस बातों को ध्यान में रखते हुए सारी की सारी बातें इसमें देखी गई, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये साइन कर रहे हैं। ये जो ध्वज दिखाई दे रहा है आपको कहाँ का है, ये है नाइजीरिया का। और जैसे बात करते हैं हम हमारे भारत की तरफ से, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये सरदार जी बैठे हैं जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया था, श्री अमरदीप सिंह भाटिया। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नाइजीरिया की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है? आपके सामने एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है। नाइजीरिया की आधिकारिक मुद्रा, ऑफिशियल करेंसी ऑफ नाइजीरिया कौन सी है? तो जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन बी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया बताया है आप सभी ने। नाइजीरिया की जो राजधानी है इसके बारे में तो आपको बताया ही था, अंबुजा, जहां पर यह कार्यक्रम हुआ। और नगुल्ट्रम, कभी कभार आपने नगुल्ट्रम भी पढ़ा होगा, नगुंत्रम भी पढ़ा होगा। तो ये कहाँ की राजधानी मतलब मुद्रा है, तो ये भूटान की मुद्रा का नाम है। और ये कहाँ की मुद्रा है, ब्राजील की है ये, है ना, ब्राजीलियाई लेव बोल दिया जाता है, ब्राजीलियाई। तो इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। कीना के बारे में मैंने आपको थोड़े ही दिन पहले बताया था, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे, तो जल्दी से बताएं। इतने में मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आपकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एडुरोही 24। इसी के साथ आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेगा, साथ में वो भी आपको अटेम्प्ट करना है। यूट्यूब चैनल पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन होता है। जब आप उस कम्युनिटी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो ठीक है ना, तो चलिए बहुत ही बढ़िया है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर, एक्स पे और टेलीग्राम पे। बस आपको सर्च करना है एडुरोही 24। ठीक है, वहां पर अपना ही ऑफिशियल पेज आपको दिखाई देगा। बहुत बढ़िया। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं 8307730527। तो ये हमारा वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हम करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करते हैं। तो वो जो भाग है आपका पहला भाग इस वीडियो का कवर हुआ। अब हम चलते हैं हमारे इस वीडियो के दूसरे भाग में, जिसमें हम आज के दिन इतिहास में क्या मुख्य घटनाएं घटित हुई थी वो
कवर किया करते हैं। तो जैसे देखते हैं, इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे टुडे इन हिस्ट्री। तो ऐतिहासिक घटनाएं जो रही हैं उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, 4 और 5 तारीख की क्लास आपकी नहीं हो पाई थी। अब नहीं हो पाई थी तो चलो क्षमा चाहते हैं आपसे, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज था इसमें। अब आज क्या है, आज थे 6 अप्रैल है, सॉरी 6 मई है। तो इन 3 दिन का हम इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। 4 मई के दिन ऐतिहासिक घटनाएं कौन सी घटित हुई, 5 के दिन और 6 के दिन। तो सभी का भरपूर अभिनंदन है इस वीडियो के दूसरे भाग में। तो आज का इतिहास सीरीज में स्वागत है। पहले हम जानेंगे कि 4 मई के दिन महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास में क्या रही होंगी। तो 4 मई 1979 का वो दिन था जब ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री बनी एक महिला। ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री। उससे पहले ब्रिटेन की कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी थी। ये पहली महिला थी जो प्रधानमंत्री बनी ब्रिटेन में। नाम आता है उनका मार्गरेट थैचर। तो ये इनका नाम है, ठीक है ना। और भी मुख्य मुख्य घटनाएं आप कह सकते हैं। तो जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी हमारे यहाँ पर, जिसका नाम लिया जाता है सेल, है ना, SAIL। उस सेल ने भारतीय इस्पात गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया था, ठीक है ना। सेल का गठबंधन समाप्त हो गया। आप सर्च करेंगे तो आपको इसमें पता लग जाएगा। तो चलो अब थोड़ा हम विस्तार से बातें करेंगे। ये तो मैंने नॉर्मल बताया है, पेज खाली था इसीलिए। अब चलो 4 मई के दिन जिनके जन्म हुए, जिनकी जयंती है, उनके बारे में बातें करेंगे। यहाँ पर पहली फोटो आप देख पा रहे होंगे, ये कौन है? तो इनका नाम है त्यागराज, ठीक है ना। त्यागराज इनका नाम है। तो इनके बारे में अगर कहें तो इनकी आज जयंती है। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म आज ही के दिन 4 मई 1767 में हुआ। कहां पे? तंजावुर में। तंजावुर तमिलनाडु में। तमिलनाडु वर्तमान में हमारा भारतीय राज्य है। उसी भारतीय राज्य में इनका जन्म हुआ था 4 मई 1767 में। इनकी मृत्यु हुई 6 जनवरी 1847 को, ठीक है। और जैसे हम बात करते हैं, ये भगवान राम जी को बहुत माना करते थे। और इनके जो माता जी का नाम था वो था सीताम्मा, सीताम्मा। और इनके पिताजी का नाम क्या था? राम ब्रह्मा। तो ये इनके पिताजी और इनके माताजी का नाम था। इनके माताजी और पिताजी का नाम भी क्या है? वैसा ही है जैसे हमारे भगवान राम और माताजी का है। तो कर्नाटक संगीत जो था उसको एक नई दिशा दी इन्होंने। कर्नाटक संगीत के महान विद्वान हुए। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें त्रिमूर्ति की संज्ञा से विभूषित किया गया। त्रिमूर्ति की उपाधि इनको मिली। संगीत के प्रति त्यागराज जी का बचपन से लगाव था, ऐसा माना जाता है। इन्होंने अपना एक गुरु बना लिया था, वेंकट रमनैया। तो आप कह सकते हैं गुरु कौन थे इनके? वेंकट रमनैया। फिर इन्होंने इनको सिखाया था धीरे धीरे। और इनका पहला गीत आता है नमो नमो राघव। ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। ये आपका क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था एक बार। तो आप इस क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। इसमें गलतियां होने के आसार आपके होंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। हर बार मैं आसान सा क्वेश्चन देता हूं आपको। तो इसमें पूछा गया है, इनमें से कौन से वो संत थे जब लोधी वंश का पतन हुआ था और बाबर सत्तारूढ़ हुआ। आपको पता है लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश जो था इसकी स्थापना 1451 में हुई। इसका पतन 1526 में हुआ। इसमें टोटल 3 सुल्तान हुए लोधी वंश में। लोधी वंश की नींव रखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है बहलोल लोधी का।
बहलोल लोदी के बाद में इसका बेटा सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोदी के बाद में एक नाम आता है इब्राहिम लोदी, और यही इब्राहिम लोदी इस लोदी वंश का अंतिम सुल्तान साबित हुआ। इसी इब्राहिम लोदी के साथ 1526 में लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे हम क्या बोल देते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ाई हुई। बाबर ने इस युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया, बारूद का इस्तेमाल किया, और बाबर इस युद्ध में जीत गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की वहां पर मृत्यु हो गई। तो इसमें जब पूछा जाए आपसे, इब्राहिम लोदी का टाइम पीरियड 1517 से 1526 तक रहा था, ऐसा कौन सा सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया, तो नाम आता है इब्राहिम लोदी का। बाबर ने युद्ध में जीतते हुए यहाँ पर मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। यानी आप ये कह सकते हैं कि 1526 के आसपास कौन सा यहाँ पर भक्ति संत था इनमें से, तो त्यागराज भी उसमें से नहीं थे, गुरु नानक देव जी उस समय थे, दादू दयाल भी उस समय नहीं थे। तो जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन तो बी नहीं, केवल दो, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ऑप्शन बी जिन्होंने टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया बताया है आप सभी ने। गुरु नानक देव जी जो थे, इनके पिताजी का नाम था कालू राम मेहता, और इन्होंने ही फिर क्या किया, जाति प्रथा का खंडन किया था, और एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। ये सिख धर्म के ये संस्थापक माने जाते हैं। सिख धर्म के संस्थापक, शुरुआत इन्होंने की थी सिखिज्म की। बाद में दूसरे गुरु बने गुरु अंगद देव, फिर नाम आता है गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, है ना, इस तरह से गुरु हरराय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी। इस प्रकार इस सिख परंपरा में कितने गुरु हुए थे, इसमें 10 गुरु हुए। 10 गुरुओं में से सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव जी, ये उस समय थे जब यहाँ पर लोधी वंश का टाइम पीरियड चल रहा था। ये उस समय थे जब लोधी वंश का अंत हो गया, जब बाबर यहाँ पर सत्तारूढ़ हुआ। तो त्यागराज के बारे में मैंने आपको बताया, इनका जन्म 1767 से लेकर 1847 तक का इनका पूरा जीवन रहा। तो जाहिर सी बात है बहलोल लोधी और ये जो सिकंदर लोधी इब्राहिम लोधी बहुत पहले के समय की बातें हैं, है ना। और जैसे पॉइंट लिखते हैं, ये अक्सर कहा करते थे सीतारामा, मायामा, श्री रामुदु, मां तंद्री, यानी कि एक ऐसी कृति है जो इन्होंने लिखी थी। मैंने अभी आपको बताया इनकी माताजी का नाम था सीतारम्मा, इनके पिताजी का नाम था राम ब्रह्मा। तो इनकी कृति में लिखा गया है सीतारम्मा मायाम्मा श्री रामुदु मां तंद्री, यानी कि सीता मेरी माँ है और श्री राम मेरे पिता हैं। इसके जरिए शायद वो ये बात कहना चाहते होंगे कि एक और तो वास्तविक माता पिता के बारे में बता रहे हैं, दूसरी ओर भगवान राम के प्रति उनकी जो आस्था थी उसके बारे में वो बता रहे थे। तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ, तो जाहिर सी बात है इनको तमिल भाषा का ज्ञान था, तेलुगु भाषा का। तो तेलुगु भाषा इनको अच्छी आती थी। इसके अलावा संस्कृत भाषा के भी ये अच्छे विद्वान रहे। ठीक है। तंजावुर क्षेत्र में एक नरेश हुआ करते थे, वो नरेश भी त्यागराज की प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इनको ध्यान में रखते हुए, त्यागराज को ध्यान में रखते हुए। अब चलो जी, आप बताने का प्रयास करेंगे। ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अन्ना चांडी। अन्ना चांडी जो है उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। इनकी आज जयंती है। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम इन्हें क्या करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन आप बताने का प्रयास करेंगे पहले, फिर थोड़ा सा हम इनके बारे में विस्तार से बातें करेंगे। जो भारत में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? आपसे अगर ये पूछा जाए तो कौन सा ऑप्शन आप इसमें टिक करेंगे? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने लिखा होगा ना अन्ना चांडी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया है। भारत में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी अन्ना चांडी। जब पूछा जाए कौन से कोर्ट में बनी थी तो आप कहेंगे जिला स्तर पे। जिला स्तर पर पहली महिला न्यायाधीश बनने का श्रेय जाता है अन्ना चांडी को। ठीक है। वैसे सभी में जिला स्तर पे होता है, राज्य स्तर पे होता है और हमारे राष्ट्रीय स्तर पर होता है ना।
तो जिला न्यायालय बोल देते हैं, और राज्य का राजकीय न्यायालय होता है, और जिसे हम एक हमारा सबसे सर्वोच्च न्यायालय होता है पूरे भारतवर्ष का। इन तीनों में से सबसे पहली महिला न्यायाधीश बनी तो जिला स्तरीय बनी थी, जिनका नाम था अन्ना चांडी। अन्ना चांडी का जन्म आज ही के दिन हुआ था 4 मई 1905 को। कहां पे हुआ इनका जन्म? त्रावणकोर में हुआ। इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1966 को हुई थी, आजादी के बाद। और कहां पे हुई? केरल में। ठीक है ना। और जब बात करते हैं ये महिला न्यायाधीश के रूप में कब बनी थी, तो 1937 की बात है। जिला अदालत में भारत की पहली महिला न्यायाधीश। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनसे संबंधित बातें ध्यान में रखनी है। अन्ना चांडी भारत में पहली महिला न्यायाधीश तो थी ही, शायद वो दुनिया में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार इनसे संबंधित ये बातें हुई। आज इनकी जयंती है, तो इनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो यहाँ पर आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, इनका नाम क्या है? इनका नाम है दलीप कौर तिवाना। दलीप कौर तिवाना। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 4 मई 1935 को। कहां पे हुआ इनका जन्म? लुधियाना। लुधियाना वर्तमान में कहां पर है? तो आप कहेंगे ये है पंजाब में, भारतीय पंजाब। लुधियाना में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 21 जनवरी 2020 को हुई थी, जब कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा था। ठीक है ना। तो जैसे बात करते हैं इनकी कर्म भूमि क्या रही, तो इन्होंने पंजाबी साहित्य को एक नया आयाम दिया, पंजाबी साहित्य को एक नई दिशा दी इन्होंने। ठीक है। और इसी वजह से इनको फिर क्या कर दिया गया, इनको भारत सरकार द्वारा नागरिकता सम्मान जो होता है 4थे नंबर का, पद्मश्री, वो दिया गया 2004 में। इनको अन्य पुरस्कार दिए गए, जिनमें नाम आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब दिया गया था? ये बात है लगभग 1971 के आसपास की। इनको सरस्वती सम्मान से भी नवाजा गया, सरस्वती सम्मान। ठीक है, 2001 के आसपास में। अब जैसे मैंने आपको बताया, पंजाबी साहित्य को इन्होंने एक नई दिशा दी। पंजाबी जो लिखी जाती है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो आपको पता है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में। अब इसी गुरुमुखी लिपि के बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे आप सभी, कि पंजाबी की भाषा लिपि, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? आपके सामने कई ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनमें से बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन थर्ड, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक माने जाते हैं गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव सिख परंपरा में दूसरे गुरु हुए थे, जिनका वैसे नाम लिया जाता है लहणा जी। लहणा जी। और ये जब गुरु बने उसके बाद में इनका नाम पड़ा था, क्या नाम पड़ा था? गुरु अंगद देव। वैसे हम सिख परंपरा की बात करते हैं तो टोटल कितने गुरु हुए थे? उसमें 10 गुरु हुए सिख परंपरा में। पहले गुरु का नाम आता है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जो थे, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। ये उस समय की बात है जहां पर उस समय जब लोधी वंश का पतन होने वाला था, और आप कहेंगे कि बाबर सत्तारूढ़ हुआ। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन भी किया था इनसे संबंधित। तो गुरु नानक देव जी के बाद में कौन गद्दी पर बैठे? तो नाम आता है गुरु अंगद देव, जिनका मूल नाम था लहणा जी। और तीसरे नंबर के गुरु जो बने थे, उनका नाम आता है गुरु अमरदास। ठीक है ना, गुरु अमरदास। फिर जैसे बात करते हैं, चौथे नंबर के गुरु बने गुरु रामदास। गुरु रामदास ने क्या किया था? इन्होंने एक अमृत सरोवर का निर्माण करवाया। उसी अमृत सरोवर का नाम पड़ा था अमृतसर, जो पंजाब में अब एक जिला है। वहीं पर स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था 5वें गुरु ने, जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। वैसे पंजाबी लैंग्वेज में उसे गुरु अर्जन देव बोल दिया जाता है। छठे गुरु कौन थे? तो नाम आता है गुरु हरगोविंद सिंह। फिर आते हैं गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। इस प्रकार से इसमें कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए थे।
बाद में गुरु ग्रंथ साहब को इसमें गुरु मान लिया गया और गुरुमुखी लिपि में ही लिखा गया है गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है, जो धार्मिक पुस्तक है सिखिज्म में। गुरु अर्जुन देव जो थे उन्होंने पहला संकलन किया था और बाद में अंतिम संकलन किया था जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो ये पॉइंट आपका कवर हो गया। 4 मई के दिन जिनकी जयंती थी उनके बारे में हमने बातें की। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन शख्सियत की जिनका 4 मई के दिन निधन हुआ था। तो जैसे बात करते हैं टीपू सुल्तान की पुण्यतिथि रही 4 तारीख को। इनका जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 4 मई 1799 को हुई थी। और मृत्यु कहाँ पे हुई तो आपको पता है, इस जगह का नाम बताने की आवश्यकता है नहीं, श्रीरंगपट्टनम। और ये श्रीरंगपट्टनम कहाँ पर है तो ये कर्नाटक में है। इनका जन्म भी कर्नाटक में ही हुआ था और इनके पिताजी का नाम था हैदर अली। ठीक है ना। इन्होंने शासन कब से कब तक किया था शासन, तो 1782 से लेकर ये 4 मई 1799 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है ना। और जल भंडारण के लिए कावेरी नदी के एक स्थान पर इन्होंने बांध की भी क्या है नींव रखी थी, बांध बनवाया था, जहां आज भी कृष्णा राज सागर बांध मौजूद है। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। अब जब इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु कब हुई थी तो आपको पता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अंग्रेजों के मैसूर राज्य के साथ टोटल 4 युद्ध हुए थे। 4, जब चौथा युद्ध हो रहा था उसी चौथे युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो थोड़ा सा आप ये बताएंगे पहले कि जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था उस दौरान कौन सा ब्रिटिश अधिकारी कार्यरत था। आपको सिंपल इतना बताना है। आपको पता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1799 में हुआ। उस समय कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था, वेल्जली का टाइम पीरियड चल रहा था। ये वेल्जली 1798 से लेकर 1805 तक रहा था। इसी के समय में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ चौथे नंबर का। इसी में श्रीरंगपट्टनम नामक जगह पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और फिर बाद में मैसूर पर इन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया था अपना। यही वो वेल्जली है जो जाना जाता है किसके लिए, सहायक संधि लाने के लिए। सहायक संधि पर सबसे पहले साइन किसने किए थे 1798 में, हैदराबाद ने। अब टीपू सुल्तान के बारे में हम बात कर रहे थे। तो टीपू सुल्तान को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति रहे थे उन्होंने कहा था कि ये टीपू सुल्तान पूरे विश्व का सबसे पहला रॉकेट आविष्कारक था। विश्व का पहला रॉकेट आविष्कारक कौन था, टीपू सुल्तान। ये बात किसने कही, अकॉर्डिंग टू APJ अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति रहे। ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमें कवर करना है। वैसे टोटल 4 युद्ध हुए थे और बाद में जो इनको एक उपाधि मिली थी, इनको क्या बोला जाता है, शेर ए मैसूर बोला जाता है। शेर ए मैसूर, शेर ए मैसूर के नाम से किसको जाना जाता है, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान की पुण्यतिथि थी 4 मई को। ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे 6 लिख दिया क्या, कोई ना, सॉरी। तो 4 मई लिखना है क्योंकि 4 मई की बातें हो रही है। आज 6 मई था तो जल्दबाजी में 6 मई लिख दिया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमें समझना है बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से। ये आप मकबरा देख पा रहे होंगे, ये मकबरा कहाँ बना हुआ है, श्रीरंगपट्टनम में बना हुआ है, जहां पर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मृत्यु हुई थी टीपू सुल्तान की। अब एक चेहरा आपको और दिखाई दे रहा होगा, ये कौन है तो इनका नाम है हेमचंद्र, हेमचंद्र राय चौधरी। इनकी भी पुण्यतिथि थी 4 तारीख को। इनका जन्म 8 अप्रैल 1892 को हुआ था। इनकी मृत्यु 4 मई 1957 को हुई। कोलकाता में इनकी मृत्यु हुई। इनको किसके लिए जाना जाता है तो ये एक इतिहासकार थे। भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में इनको बखूबी जानकारी थी। प्राचीन इतिहास के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो इनके द्वारा लिखी गई कुछ कविताएं आप पढ़ सकते हैं।
और इनका क्या है, निधन हुआ था 4 मई के दिन। अब ये तो चलो इतिहास की बात हुई। इतिहासकार उसे कहते हैं जो इतिहास के बारे में स्टडी करे, उसको लोगों तक पहुंचाए, उसके बारे में रिसर्च करे। अब जब हम इस इतिहास की बात ही कर रहे होते हैं तो आपको ये बताना है कि इतिहास के पिता कौन कहे जाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन बी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, यानी कि हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। कारण क्या है, क्योंकि यही वो पहला व्यक्ति था जिसने इतिहास की घटनाओं को सबसे पहले व्यवस्थित क्रम में लिखा था। तो जो सबसे पहले लिखेगा वो कहीं ना कहीं तो महान माना ही जाता है। हेरोडोटस भी वैसे ही कुछ लोगों में से है जिसने हिस्ट्री को व्यवस्थित क्रम में सबसे पहले लिखा था। अब ये जो जितनी भी आपकी हुई हैं क्लासेस, उनकी पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है टेलीग्राम पे, वहां से आप सर्च कर सकते हैं। और आपको पता है 4 मई के दिन कुछ मुख्य घटनाएं वो तो हमने कवर कर ली हैं। अभी बचा हुआ है आपका 5 मई का इतिहास। तो चलो जी 5 मई का इतिहास हम जानने का प्रयास करते हैं। तो 5 मई के दिन झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 4 मई के दिन। ठीक है ना, स्थापना दिवस। वैसे बेसिकली माना जाता है झारखंड की जो स्थापना हुई थी वो 15 नवंबर 2000 को हुई थी, 15 नवंबर 2000 को। और जैसे बात करते हैं इस झारखंड के बारे में, इसका घनत्व कितना है, इसका घनत्व है 338 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 338 लोग वहां पर रहते हैं। और इसका क्षेत्रफल कितना है, इस राज्य का क्षेत्रफल, तो आप कह सकते हैं 329,88,134 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। 3,29,88,134 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका झारखंड। यहाँ पर मूल रूप से संथाली भाषा ही बोली जाती है, मैथिली का भी यहाँ पर भरपूर प्रयोग होता है। इसके अलावा भोजपुरी भाषा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा भाषा में ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। झारखंड, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, झार का मतलब यहाँ पर लिया जाता है मूल रूप से आप कह सकते हैं वन, और खंड का मतलब तो आपको पता ही है, खंड यानी भूखंड, यानी कि आप कह सकते हैं क्षेत्र। तो यानी कि जो वनीय क्षेत्र है इसका मतलब सिंपल यही है। झारखंड में भारत की लगभग 90% अनुसूचित जनजाति निवास करती है। ठीक है ना, तो 15 नवंबर 2000 को किसकी स्थापना हुई थी, झारखंड की स्थापना हुई थी। और ये 28वें राज्य के रूप में सामने आया था, 28वें राज्य के रूप में उद्भव हुआ इसका। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब चलो हम चलते हैं 5 मई के इतिहास के बारे में जानने के लिए। 5 मई के दिन क्या हमें देखने को मिलता है, तो आज के दिन हमारे जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था ज्ञानी जेल सिंह, हमारे माननीय राष्ट्रपति रहे ज्ञानी जेल सिंह की जयंती रही 5 मई के दिन। इनका जन्म हुआ था 5 मई 1916 को। कहां पे इनका जन्म हुआ, फरीदकोट पंजाब में। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1994 25 दिसंबर को। सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी 1994 में। ये एक क्वेश्चन बताएंगे, मैंने तो आपको ये तो बता दिया कि ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये हमारे भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो आप इनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है, कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे, जल्दी से बताएंगे आप सभी। जिन्होंने लिखा होगा ना 7 में, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया बताया है। इन्होंने शपथ ग्रहण कब की थी, तो आप कहेंगे 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक ये हमारे भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे।
उनसे पहले की जब बात करते हैं हम, तो नाम आता है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी वो राष्ट्रपति थे जिनको सबसे पहली बार निर्विरोध चुना गया था, निर्विरोध निर्वाचित हुए थे नीलम संजीव रेड्डी। उन्हीं के बाद में आए थे, ये नाम आता है ज्ञानी जेल सिंह, जो कि 1982 से लेकर 1987 तक रहे। ज्ञानी जेल सिंह के समय की अगर हम मुख्य घटनाओं की बात करें, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करते हैं हम, वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड की बात है। जो इंदिरा गांधी थी उनकी हत्या कर दी गई, वो भी इन्हीं के समय की बात है। 1984 के सिख दंगे हुए, वो भी ज्ञानी जेल सिंह के समय की बात है। और ज्ञानी जेल सिंह के बाद में हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे, तो नाम आता है आर वेंकट रमन का। वेंकट रमन जो थे वो 25 जुलाई 1987 से लेकर 1992 तक रहे। 1987 से 1992 बाद में फिर 1992 से 1997 तक शंकर दयाल शर्मा रहे। इस प्रकार से क्या है, राष्ट्रपति जो इसमें होते रहे, ठीक है ना। तो ज्ञानी जेल सिंह के समय की अगर मुख्य घटनाओं की बात करें तो आप लिख सकते हैं 1982 से 1987 राष्ट्रपति के रूप में। मुख्य घटनाएं मैंने आपको बताया, ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्हीं के समय की बात है। और जैसे बात करते हैं हम, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने, उनको शपथ भी दिलाई थी इन्होंने। इंदिरा गांधी की हत्या जब की गई थी तब भी यही राष्ट्रपति थे उस समय। और इनके समय की बात करें तो 1984 में सिख दंगे हुए, तो तब भी ज्ञानी जेल सिंह जो हैं वो हमारे माननीय राष्ट्रपति रहे। अब चलो, यहाँ पर एक फोटो आप देख पा रहे होंगे, ये कौन है, तो ये चेहरा बड़ा चर्चा में रहा था। इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। तो ये जो है आप कहेंगे पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बोलेंगे, है ना, पूर्व हरियाणा नहीं बोलेंगे, ऐसे गलत लगेगा ऐसे तो। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे इन्होंने। अभी कुछ ही टाइम पहले, यानी कि महीना ही हुआ है लगभग, तभी इन्होंने इस्तीफा दिया था। अब इनकी जगह पर कौन बन गए हैं, तो अब बन गए हैं नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। उनसे पहले थे मनोहर लाल खट्टर। और मनोहर लाल खट्टर का जन्म कब हुआ था, सॉरी जयंती नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जन्म लिखेंगे क्योंकि ये अभी जीवित हैं, ठीक है, अभी जयंती नहीं है। तो जन्म हुआ था इनका आज ही के दिन, आज के दिन नहीं यानी कि कल के दिन 5 मई 1954 को इनका जन्म हुआ। रोहतक में इनका जन्म हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी ये काफी लंबे समय तक जुड़े रहे। और इन्होंने सीएम के रूप में कब से कब तक कार्य किया था, तो आप कहेंगे 26 अक्टूबर 2014 को ये सीएम बने थे हरियाणा के। और 12 मार्च 2024 तक ये सीएम रहे हरियाणा के। 12 मार्च को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में कौन बन गए, नायब सिंह सैनी वर्तमान में बन गए हैं वहां के सीएम। तो चलिए, बहुत बहुत बढ़िया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन शुरू किया था, जो राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों की विकास परियोजनाओं की डेटा तक पहुंच की अनुमति देगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा, जिन्होंने लिखा होगा ना 6197, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 6197 ग्राम पंचायतों की विकास परियोजनाओं की डेटा तक पहुंच की अनुमति देगा ये ग्राम दर्शन, जिसकी स्थापना डिजिटल रूप से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई थी, जिनका जन्म 5 मई 1954 को रोहतक के निदाना गांव में हुआ, ठीक है। तो चलिए, बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर एक चेहरा आपने बखूबी देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, एक बार नहीं कई बार देखा होगा। ये कौन है, तो ये है कार्ल मार्क्स। इनका नाम आपको पता ही है, कार्ल हेनरिक मार्क्स नाम आता है। इनकी कल यानी कि 5 मई के दिन जयंती थी, 5 मई 1818।
में इनका जन्म हुआ था और 14 मार्च 1883 को इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु इनकी कहाँ पे हुई? ब्रिटेन में हुई। लेकिन इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जन्म इनका हुआ था जर्मनी में। तो ये जर्मनी के ट्रायर में जन्मे थे। और इनकी जो प्रसिद्धि है वो किस वजह से है? तो ये एक बेहतरीन दार्शनिक हुए विश्व स्तर के। ये एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट भी हुए, यानी कि हिंदी में कहें तो ये एक बेहतरीन अर्थशास्त्री थे। साथ में ये एक वैज्ञानिक भी थे और समाजवाद के प्रणेता माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स समाजवाद के प्रणेता के रूप में इनको प्रसिद्धि प्राप्त है। मूल रूप से जर्मनी के थे ये, और राजनीति की दृष्टि से इन्होंने कई जो है वो पुस्तकें लिखी, अर्थशास्त्र को, दर्शन को, इतिहास को ध्यान में रखते हुए। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन बताएंगे। कार्ल मार्क्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन या फिर कौन से कथन सत्य हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताने का प्रयास करेंगे। पहला कथन पढ़ के देखो। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को त्रेवेस प्रशा के एक यहूदी परिवार में हुआ। आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, जर्मनी में इनका जन्म हुआ था और बाद में इनके परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया था 1924 में। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका ठीक लिखा हुआ है। कार्ल मार्क्स की मुख्य रचनाएं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और द दास कैपिटल है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। इन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, जो कि इनके वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड है। तीनों के तीनों ही पॉइंट जो है वो ठीक लिखे हुए हैं, यानी जिन्होंने लिखा होगा ना ऑल ऑफ द अबो, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया है। इनकी जो रचना है, इनकी जो किताब है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये बात है 1848 के आसपास की, जब ये इनकी किताब बड़ी फेमस हुई थी। ठीक है, इन्होंने 1839 से लेकर 1841 के आसपास में डेमोक्रेटिक्स एंड एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन पर शोध करते हुए अपनी पीएचडी करी थी, है ना। तो इस प्रकार जितने भी इन्होंने विचार दिए, यानी कि इनका ऐसा विचार जो राजनीति दृष्टि से हो, समाजवाद की दृष्टि से हो, इकोनॉमिक्स की दृष्टि से हो, तो उसे ही हम कहते हैं मार्क्सवाद। तो इस प्रकार से ये एक विचार बना। तो ठीक है, तो ये तो बातें जो हुई हैं जयंती से संबंधित। अब हम जान लेते हैं 5 मई के दिन जिनकी पुण्यतिथि है, यानी कि 5 मई के दिन जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके बारे में। तो यहाँ पर एक आप फोटो देख पा रहे होंगे, बहुत बार आपने ये फोटो देखी भी होगी। ये कौन है? ये है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट विश्व इतिहास में बड़ा नाम है इस इंसान का। इस इंसान का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही, मतलब आज तो नहीं बोलेंगे, कल के दिन हुई थी, यानी कि 5 मई 1821 को हुई थी। ठीक है ना। और ये फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी भी रहे, बाद में राजनेता भी बने। फ्रांसीसी क्रांति के बाद के चरणों के दौरान प्रमुखता से इनका जो चेहरा है वो छाया रहा वहां पर। इन्होंने फ्रांस की जर्जर सेना को आधुनिक और शक्तिशाली सेना में परिवर्तित कर दिया और फ्रांस के मेधावी और वीर सपूतों को सम्मानित करने की परंपरा नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरू कर दी थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये बड़ा प्रसिद्ध चेहरा है फ्रांस का। अब इसी को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन जो कई बार सीजीएल में भी देखने को मिला, एसएससी में बहुत बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो जल्दी से बताएं। तो जिन्होंने लिखा होगा ना इसमें ऑप्शन बी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। जब समुद्रगुप्त की बात आती है तो ये कौन से वंश के थे? तो ये गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली राजा तो नहीं माने जाते, लेकिन शक्तिशाली राजाओं में से एक माने जाते हैं। इस गुप्त वंश के सर्वपराक्रमी राजा माने जाते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उनसे पहले हुए थे राजा समुद्रगुप्त। फिर भी ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि इनका जो टाइम पीरियड था वो 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक रहा।
और इन्होंने दक्षिणावृत्त को भी जीता और उत्तरा मतलब उत्तरी भारत के कई राजाओं को भी हराया। संगीत प्रेमी थे ये समुद्रगुप्त, संगीत प्रेमी। उस समय संगीत का एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो उस समय सिक्के जो बने थे ना, उन सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो उनका संगीत प्रेम उनके सिक्कों पर भी झलकता है। और इनके समय में एक व्यक्ति रहा करते थे, एक राज कवि रहा करते थे हरिसेन। हरिसेन ने इनके बारे में लिखा है एक अभिलेख जिसका नाम लिया जाता है इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख। इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख कहाँ मिलता है? तो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, यूपी में मिलेगा ये। इसमें इनके बारे में बताया गया है कि कितने शक्तिशाली राजा थे ये, और इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं। एक नाम आता है विंसेंट, विंसेंट स्मिथ ने इनको कहा था भारत का नेपोलियन। हालांकि नेपोलियन का और समुद्रगुप्त का आंकलन किया जाए तो पहली बात समुद्रगुप्त नेपोलियन से पहले थे, और दूसरी बात नेपोलियन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे समुद्रगुप्त। तो कहने को तो हम ये भी तो बोल सकते हैं इस फ्रांस के नेपोलियन को, उसको हम कह सकते हैं ना फ्रांस का समुद्रगुप्त। तो क्या ऐसा बोला जा सकता है? क्या कह सकते हैं ऐसा? लेकिन वो कहते हैं ना कि हम उस समय अंग्रेजों के गुलाम थे, लेखन शैली हमारी इतनी विकसित नहीं हुई थी जितनी विदेशियों ने कर ली थी। तो जिन्होंने जो लिखा हमारे इतिहास में वो मान लिया गया, और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया बहुत बार, एक बार नहीं कई बार पूछ लिया गया। तो चलिए बहुत बढ़िया है। तो अब आप यहाँ पर एक फोटो देख पा रहे होंगे, ये कौन है? ये है आर के शनमुखम चेट्टी। आर के शनमुखम चेट्टी इनका नाम है। इनकी 5 मई के दिन डेथ हुई थी। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1892 को हुआ और इनकी मृत्यु 5 मई 1953 को हुई थी, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ठीक है, और किस प्रकार से इनकी मान्यता रही? तो ये एक बेहतरीन अधिवक्ता रहे, और ये बेहतरीन एक अर्थशास्त्री भी रहे, एक राजनेता भी रहे। अब एक अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो सिंपल सी बात है, इनके बारे में बात हो रही है तो इन्हीं का नाम आएगा। तो मेरा तो मकसद है आपको याद करवाना, बेशक क्वेश्चन मैंने आसान दिया हो, पहले मैंने थोड़ा बता दिया हो, लेकिन सिंपल क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो नाम आता है आर के शनमुखम चेट्टी का। इनका पूरा नाम था रामासामी चेट्टी कंदासामी शनमुखम चेट्टी, इतना बड़ा नाम था इनका। जब हम बात करते हैं चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख की, इनका शॉर्ट नाम में क्या था? इनका शॉर्ट नाम था सीडी देशमुख। ये नाम आपने बखूबी सुना होगा। जब बात करते हैं हम आरबीआई के बारे में, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे सीडी देशमुख। पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? तो नाम लिख देना सीडी देशमुख का। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। जब हम बात कर रहे होते हैं ऑप्शन सी के बारे में, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। पहले शिक्षा मंत्री कौन बने? मौलाना अबुल कलाम आजाद। जब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है ना? तो सिंपल पूछा जाए आर के शनमुखम शेट्टी के बारे में, तो मैंने अभी आपको बताया इन्होंने सबसे पहले केंद्रीय बजट पेश किया था। तो ये हमारे क्या रहे? पहले वित्त मंत्री रहे। ठीक है ना? स्वतंत्रता के बाद, लेकिन स्वतंत्रता हमें कब मिली थी? 1947। ठीक है, लेकिन जब हमारा भारत गणतंत्र भारत बना, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू कर दिया गया, उस समय सबसे पहले वित्त मंत्री कौन बने, यानी कि किसने पेश किया था केंद्रीय बजट? तो नाम आता है जॉन मथाई का। जॉन मथाई जो थे, उन्होंने
कब किया था? गणतंत्र भारत का सबसे पहला इन्होंने केंद्रीय बजट पेश किया। तो दोनों के नाम जो हैं वो अलग अलग हैं, काम सेम है और साल अलग अलग है। थोड़ा सा हमें इस बात को ध्यान में रखना है। जितनी भी क्लासेस मैंने आज तक ली हैं सभी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी गई है टेलीग्राम चैनल पे, और साथ में एक क्वेश्चन डेली दिया जाता है। आपको इसमें बातें ध्यान में रखनी है। 4 मई और 5 मई के दिन का इतिहास हम कवर कर चुके हैं। 6 मई के दिन यानी कि आज 6 मई है, तो 6 मई के दिन कुछ बातें जो हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। तो आज के दिन यानी कि 6 मई के दिन हर साल विश्व स्तर पे एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम दिया जाता है विश्व हास्य दिवस। ठीक है, विश्व हास्य दिवस मई माह में मनाया जाता है। कहा जाता है कि जो महावैज्ञानिक हैं उन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग में ये पाया कि हंसना जो है वो आवश्यक है। इसी वजह से विश्व स्तर पे क्या है, एक टेंशन को दूर करने के लिए हास्य जो है वो बढ़कर आगे दिखे। हंसना सभी के शारीरिक और मानसिक विकास में अत्यंत आवश्यक है, तो सभी को इस बात से रूबरू करवाना, ठीक है, इसका मुख्य मकसद है। वैसे जब बात करते हैं, ये तो चलो हुआ विश्व हास्य दिवस का, लेकिन प्रथम भारत में आयोजन कब किया गया? प्रथम बार भारत में विश्व हास्य दिवस कब मनाया गया? तो समय था 11 जनवरी 1998 का। 11 जनवरी 1998 को मुंबई भारत में इसका आयोजन किया गया। हास्य दिवस का विश्व हास्य दिवस के रूप में प्रथम आयोजन 11 जनवरी 1998 को हुआ। थैकर नाम के एक विचारक हुए हैं, शेक्सपियर का नाम सुना होगा आपने। वो जो विचारक हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि प्रसन्नचित्त जो व्यक्ति होता है वो हमेशा अधिक जीता है। अब आप इसमें बताएंगे कि विश्व हास्य योग आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। मैंने अभी क्या बताया, 11 जनवरी 1998 को मुंबई में क्या किया गया था? प्रथम बार आयोजन किया गया हास्य दिवस का, विश्व हास्य दिवस के रूप में। इसका श्रेय जाता है डॉक्टर मदन कटारिया को। तो ठीक है, मदन कटारिया के बारे में आपको बातें ध्यान में रखनी है। मदन मोहन मालवीय के बारे में कहा जाए तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदू महासभा को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के रूप में परिवर्तित किया 1915 में, और ये 1923 से लेकर 1926 तक उस अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी बने। महात्मा गांधी के बारे में तो आपको पता ही है, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो एक इतिहास का पार्ट हम पढ़ते हैं गांधी युग, यानी कि इनके समय में बहुत सारे आंदोलन शुरू हुए, वो सब बातें हम कवर करते हैं। तो चलो, जैसे कि एक मुख्य बात हमने आज के दिन यानी कि 6 मई के दिन की कवर की। अब हम देखते हैं कि 6 मई के दिन कौन कौन से व्यक्ति जन्मे थे जिनकी आज जयंती है या फिर जिनका आज जन्मदिन है। तो यहाँ पर ये चेहरा आपने बहुत बार देखा होगा जब आपने इतिहास की पुस्तक उठाई होगी। ये कौन है? तो आप कहेंगे ये हैं पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू जो है वो इनकी आज जयंती है। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 6 मई 1861 में। आगरा में ये जन्मे थे और इनकी मृत्यु भी कहाँ, यूपी में ही हुई थी। 6 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हुई। ठीक है ना, मृत्यु हुई थी इनकी लखनऊ में। लखनऊ और यूपी मतलब जो आगरा है वो दोनों ही यूपी में पड़ते हैं। तो चलो थोड़ा सा आप पहले इनके बारे में एक क्वेश्चन बताएंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। उससे पहले आप फोटो देख लीजिए। ये हैं मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, और साथ में इनके आपको दिखाई दे रहे होंगे इनके बेटे हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू वही हैं जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है ना, जिनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, माई स्टोरी। तो ठीक है, ये है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू। बाकी इनके परिवार की महिलाएं भी जो हैं इस फोटो में दिखाई दे रही होंगी। पंडित मोतीलाल नेहरू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सत्य नहीं है। जो कथन गलत है वो टिक करना है, यानी कि जो सत्य नहीं है, नॉट ट्रू, वो क्लिक कर देना आपको। तो जल्दी से देखें, पहला क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करें। इनके पिता पंडित गंगाधर नेहरू की मृत्यु के 3 महीने बाद 6 मई 1861 को पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ। ये बात तो ठीक लिखी हुई है, तो हम इसे टिक नहीं करेंगे। मोतीलाल नेहरू ने 1923 में देश बंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। ये बात भी ठीक है, तो ये भी हमें क्या है, क्लिक नहीं करना, इसे हमें टिक नहीं करेंगे। मोतीलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये बात गलत लिखी हुई है, इसीलिए हम इसे ही टिक कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो पॉइंट है वो गलत है। अब जैसे बात करते हैं, तो फिर मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता कब की थी? इन्होंने 1919 के अमृतसर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अमृतसर अधिवेशन जो कि 1919 में हुआ, उसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू। जब हम बात कर रहे होते हैं बेलगाम अधिवेशन की, ये जो बेलगाम अधिवेशन है ये कब हुआ था? ये 1924 में हुआ था, बेलगाम अधिवेशन। तो इसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति तो आपको पता ही होगा, किसका नाम आता है? तो नाम आता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। वो अधिवेशन था 1924 का बेलगाम अधिवेशन। तो जाहिर सी बात है, तीसरा पॉइंट गलत लिखा हुआ था, हमें वही टिक करना है। और बाकी देखो, फोर्थ पॉइंट ठीक है। मोतीलाल नेहरू की बेटी स्वरूप संयुक्त राष्ट्र की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी 1953 से 1954 तक। यही वो स्वरूप है जिनका नाम लिया जाता है विजया लक्ष्मी पंडित। ये बड़ी होकर विजया लक्ष्मी पंडित के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनकी एक बेटी स्वरूप थी जिनका नाम विजय लक्ष्मी पंडित पड़ा। एक बेटी थी इनकी कृष्णा, ठीक है, तो कृष्णा नाम की बेटी भी थी। तो इस प्रकार दो बेटियां थी, एक बेटे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो कई पॉइंट मैंने आपको मोतीलाल नेहरू के बारे में बताए हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से, जो मैंने आपके लिए बनाया था स्पेशली। अब थोड़ा सा हम विचार करते हैं नेक्स्ट, यानी कि आज के दिन जिनकी जयंती है उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। 6 मई के दिन जिनका जन्म हुआ था, ये व्यक्ति हैं आबिद खान। आबिद खान कौन थे? ये लॉन्स नायक थे हमारे भारतीय सेना में। इनका जो बलिदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। इनका जन्म आज ही के दिन 1972 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1 जुलाई 1999 में हुई थी। और मृत्यु कहां पे हुई? कारगिल में। आपको पता है कारगिल युद्ध हो रहा था 1999 में। उसी कारगिल युद्ध में ये अपनी जान गंवा बैठे अपने इस देश के लिए। तो हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इन जैसे नायकों को, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर क्या हैं, आराम से बैठे आपको पढ़ा रहे हैं। हरदोई, हरदोई में इनका जन्म हुआ था, यूपी में जन्मे थे। कारगिल की लड़ाई में इनका क्या हुआ? निधन हो गया, ये शहीद हो गए। तो शहीद हुए ये कारगिल में। इस से पहले 1995 में इनको सेना मेडल से सम्मानित किया गया। सेना मेडल से सम्मानित भी हुए ये। लॉन्स नायक आबिद खान ने कारगिल युद्ध में टाइगर हिल की चोटी पर 17 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मौत की नींद सुलाया था, ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है। और जैसे बात करते हैं इस कारगिल युद्ध के बारे में, तो आपको पता होगा कि ये कारगिल युद्ध कितने समय तक चला था। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो बताएंगे। ये जो युद्ध था वो 3 मई 1999 से लेकर कब तक चला? 26 जुलाई 1999 तक चला। यानी कि कारगिल युद्ध की समाप्ति से 25 दिन पहले ये इस युद्ध में शहीद हो गए थे, ठीक है ना। और ये जो कारगिल युद्ध था वो हमने किसके साथ लड़ा था? तो आप कहेंगे पाकिस्तान के साथ लड़ा था, और पाकिस्तान की इसमें क्या हो गई थी? हार हो गई थी। तो चलिए, बहुत बढ़िया है। भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को अपना निशाना बनाया। जो बच गए थे वो पाकिस्तान के सैनिक भाग गए थे,
और अपनी वीरता का परिचय देते हुए कई भारतीय सैनिक वहां पर शहीद हुए। उन शहीदों में एक नाम आता है लॉन्स नायक का। ठीक है, लेकिन आज के दिन जो शहीद हुए थे उस युद्ध में, उनका नाम है लॉन्स नायक आबिद खान। अब चलो जी, चलते हैं हम 6 मई के दिन जिनका निधन हुआ था उनके बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पर एक फोटो आप देख पा रहे होंगे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई का निधन हुआ था आज के दिन, यानी कि 6 तारीख के दिन। तो इनका जब जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ? 13 अक्टूबर 1877 को इनका जन्म हुआ। 6 मई 1946 को इनकी मृत्यु हो गई। वैसे जब देखा जाता है इनको प्रसिद्धि किस वजह से मिली, ये एक विधि वेता थे। विधि वेता यानी कि कानून का निर्माण करने वाले व्यक्ति, जिनकी बहुत लोकप्रियता रही और महात्मा गांधी के ये नजदीकतम सहयोगियों में से रहे। गांधी जी के खास सहयोगी। हो सकता है आप में से कईयों ने नाम ना भी सुना हो सकता है आपने नाम सुना भी हो। ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया है अगर आप इनके बारे में जानते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं 1930 की, 1930 में महात्मा गांधी ने क्या किया था? गुजरात के गुजरात के साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 को, और वो दांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को। वहां पर उन्होंने नमक बनाया। नमक कर अधिनियम जो अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था उसे उन्होंने तोड़ दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी उसी दिन से। सविनय स प्लस में विनय, यानी विनम्रता के साथ अंग्रेजों की आज्ञा की अवहेलना करेंगे, हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे। और उसी के साथ में क्या है, ये भी जुड़ गए थे उनके साथ। और कहा जाता है कि स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण भूला भाई देसाई को क्या किया गया? 1 साल की कैद हुई। 1 साल की कैद। और जैसे महात्मा गांधी को भी तो पकड़ लिया गया था, उनको मई में पकड़ा गया था और पूरे 1930 में महात्मा गांधी जेल में ही रहे थे और जनवरी 1931 में उनको छोड़ा गया था, है ना। इनको क्या किया गया? इनको 1 साल की जेल हो गई और साथ में क्या किया गया? 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। 10,000 रुपए का जुर्माना। ठीक है, तो ये थे कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में ये कार्यरत रहे। कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जब ये बने थे तो बाकी जो अधिकारी थे वो आतंकित रहते थे, क्योंकि ये बड़े ही अपने सिद्धांतों वाले व्यक्ति थे। ठीक है ना। जब आजाद हिंद फौज के सेनापति शहनवाज ढिल्लन तथा सहगल पर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे में भी क्या है, इन्होंने अपना पक्ष समर्थन दिया और एक कह सकते हैं कि कुशलता इन्होंने अपने दिखाई अपने विचारों की। उसके बाद में इनकी कीर्ति पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी फैली। एक समझौता हुआ था, बड़ा समझौता माना जाता है वो, जो इन्हीं के नाम से जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं देसाई लियाकत समझौता। ये समझौता कब हुआ था, इस पर किस वर्ष साइन किए गए थे, तो आपको बताना है। जिन्होंने लिखा होगा ना 1950, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। देसाई लियाकत समझौता जो है उसे दिल्ली समझौते का नाम भी दे दिया जाता है। दिल्ली समझौता, जिस पर 1950 में साइन किए गए थे, और किस किस के बीच में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ 1950 में। इसका मुख्य मकसद क्या था, तो आपको पता है 1947 में जब दोनों देश एक दूसरे से अलग हो गए, यानी कि भारत का एक टुकड़ा भारत से अलग हो गया पाकिस्तान के रूप में, तो फिर कुछ ऐसे जो लोग थे वो पाकिस्तान की उस धरती पर चले गए, कुछ वहां के लोग थे जो भारत की तरफ आ गए थे। तो जाहिर सी बात है वहां पर अल्पसंख्यक रहे होंगे। तो इस समझौते में कहा गया कि चाहे वो भारत के अल्पसंख्यक हों, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हों, तो उन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। ये बात कही गई इस देसाई लियाकत समझौते में, अधिकारों की बात रखी गई, या फिर आप कहेंगे अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा की बात कही गई इस समझौते में। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि हमें विभाजन से बचना चाहिए। हो सकता है हम विभाजित
हैं तो अभी एकजुट हो भी सकते हैं, विभाजन से हम बचे। फिर इन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो हैं वो दोनों शामिल हो जाएं तो अच्छा नहीं रहेगा क्या, है ना। तो अंतरिम सरकार में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस शामिल हो जाएं, क्योंकि हमारा भारत का संविधान तब तक बना नहीं था। हमारा संविधान तो आपको पता है 26 जनवरी को लागू हुआ था। तो उससे पहले जैसे इन्होंने कहा कि एक तरीके से जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता हैं वो असंतुष्ट हैं, उनको अगर हम संतुष्ट कर देते हैं तो अच्छी बात है, हम एक रहेंगे, है ना। इसमें कहा गया कि अल्पसंख्यकों के लिए 20% आरक्षित सीटें होंगी। वैसे इस समझौते की घोषणा तो अप्रैल 1945 में ही कर दी गई थी। और लियाकत की बात करते हैं तो लियाकत अली तो आपको पता ही है, ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता थे और भूला भाई देसाई जो है वो कांग्रेस की तरफ से थे। इस प्रकार भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान कई समझौते हुए, जैसे बात करते हैं देसाई लियाकत समझौता, राजगोपालाचारी फार्मूला भी लाया गया, वेवेल योजना जो है वो भी लाई गई। ऐसे न जाने कितने समझौते हुए, न जाने कितने कार्यक्रम आयोजित किए गए, फिर भी जो है हमारे भारत का हिस्सा जो है वो अलग हो गया पाकिस्तान के रूप में, और पाकिस्तान का भी आगे फर्दर एक हिस्सा हुआ जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं edurohi24, और यहाँ पर ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं 8307730527। जितनी भी क्लासेस आज तक हुई हैं उन सब की पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है, साथ में एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर डेली मिलता है टेलीग्राम चैनल पे। और साथ में एक बताते हैं आपको, जब आप YouTube पे क्लिक करेंगे ना तो वहां पे कम्युनिटी नाम से एक ऑप्शन होता है। जब आप उस कम्युनिटी पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छे ढंग से मैंने वहां पर एक्सप्लेनेशन दी हुई है। हमारी इस वीडियो के दो भाग होते हैं। पहले भाग में करंट अफेयर्स हमने कवर किया 3 दिनों का, दूसरे भाग में हमने आज का इतिहास जो टॉपिक होता है वो भी कवर कर लिया, 4 मई, 5 मई और 6 मई का। टेक्निकल इश्यूज की वजह से 4 मई और 5 मई को क्लास नहीं हो पाई थी, इसी वजह से 6 मई के दिन बाकी 2 क्लासेस का करंट अफेयर जोड़ दिया और बाकी 2 दिन की ऐतिहासिक घटनाएं जोड़ दी, और व्यवस्थित क्रम में हम चले। और चलते चलते मैंने आपसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जिनका आपने भरसक प्रयास किया जवाब देने का, और कुछ सफल हुए, कुछ सफल नहीं भी हुए। कोई बात नहीं, ये तो जीवन का पड़ाव है। आप सभी का धन्यवाद। ठीक हम बिल्कुल करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।